इंसान के निज़ाम-ए-इंहज़ाम में तेज़ाबी मादे पाए जाते हैं। इनका बुनियादी काम ग़िज़ा को पीस कर रख देना है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत जिस्म में जज़्ब हो सके। जब मैदे में इन तेज़ाबों की मक़दार बढ़ जाए तो ये मुख्तलिफ़ मक़ामात पर ज़ख़्म भी पैदा कर देते हैं। तिब्बी इस्तिलाह में इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। मैदे के ज़ख़्म के इलाज में ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसलिए मुनासिब ग़िज़ा का इंतख़ाब और इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अल्सर की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 किस्म जो ज़ख़्म मैदे के अंदर होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। नंबर 2 किस्म हल्क़ से मैदे तक ग़िज़ा वाली नाली में ज़ख़्म पैदा हो तो उसे एसोफेजियल अल्सर कहते हैं। और नंबर 3 किस्म छोटी आंत के बालाई हिस्से में बनने वाला ज़ख़्म ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है और मुश्तरका तौर पर इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। कोई भी ग़िज़ा स्पेसिफ़िकली एक सिंगल फैक्टर नहीं हो सकती अल्सर के प्रोड्यूस होने में या अल्सर के ख़त्म होने में। अल्सर बेसिकली हमारे पास हमारी जो मैदे की इंटरनल लाइनिंग होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, क्योंकि हम डिफरेंट किस्म के फूड्स खाते हैं, उसमें एसिडिक फूड्स होते हैं या इसके अलावा भी जितने भी फूड्स होते हैं, जैसे ही फूड हमारे स्टमक में जाते हैं हमारे स्टमक का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होते हैं, मतलब तेज़ाबी होता है, उसको आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं। तो अगर हमारी किसी वजह से वो स्टमक लाइनिंग जो है वो इंटरनल प्रोटेक्टिव लाइनिंग थिन हो जाती है, ठीक है, या डैमेज हो जाती है, उसको हम अल्सर कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कोई भी फूड अगर हम एसिडिक मीडियम वाला, ज़्यादा एसिडिक मीडियम वाला फूड ले तो वो अल्सर कॉजिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्सर एग्रीवेट कर सकते हैं। छोटी आंत में अल्सर का दर्द रात के वक्त ज़्यादा होता है। मरीज़ की आंख खुल जाती है। दर्द जब शिद्दत इख्तियार करता है तो कमर की तरफ फैलता हुआ महसूस होता है, जबकि मैदे के अल्सर का दर्द अक्सर खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, ख़ुसूसन मिर्च मसालों वाली ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद और बाज़ औक़ात पेट भरकर खाना खाने से, जिसकी वजह से अक्सर क़ै भी होती है। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, जिसके डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, मींस कि जब वो ज़्यादा काम करने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव हार्मोन्स वो ज़्यादा सीक्रेट करती है, तो वो तमाम ग़िज़ाएँ कॉज कर सकती है या बढ़ा सकती है अल्सर को। उनमें हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, उनमें ज़्यादातर हमारे पास बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ़ैट इंटेक होता है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें होती है, ये जो है ना, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्मोन्स या मतलब स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके अलावा प्रोटीन में मतलब मीट वगैरह हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैट्स या प्रोटीन का जो है ना टोटली इस्तेमाल ही अल्सर में कम कर दें, लेकिन मिनिमम कर दें, वो चाहे अल्सर ना भी हो तो मिनिमम कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम मीट ले रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो टोटली जो है ना वो मीट लवर्स होते हैं, तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो अगर मीट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी लें, क्योंकि वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रिच इन फाइबर्स होते हैं, जो है मिनिमाइज़ करते हैं एसिडिटी को। मिर्च या मसाले अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली कॉज हो सकती है, लेकिन यह है कि मिर्च या मसाले जो है ना एज सच अल्सर कॉज नहीं करती। इसके अलावा मैदे के ज़ख़्म की नुमायाँ निशानी में मैदे में सख्त दर्द होना, जब तेज़ाबी मादे ज़ख़्म को मस करें तो सीने से लेकर नाफ तक शदीद जलन महसूस होती है। पेट खाली हो तो दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। मरीज़ तेज़ाबियत ख़त्म करने वाली अद्वियात या अक्सर लोग ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं। वक्ती तौर पर तो दर्द ख़त्म हो जाता है, मगर चंद दिन बाद दर्द दोबारा होने लगता है। एसिडिटी एक्चुअली जैसे आपने इनिशियली कहा कि अगर मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स ले लें, ठीक है, जैसे दूध वगैरह पी लें तो टेम्प्रेरी तौर पे जो है ना वो रिलीफ कॉज करता है। उसकी वजह यह है कि दूध के अलावा भी आप कोई भी फ्लूइड ले लें, ठीक है, कोई भी फ्लूइड ले लें, अगर उस वक्त आप दूध के अलावा कोई और फ्लूइड भी लेते तब भी वो उतना ही रिलीफ कॉज करता है जितना ये दूध के साथ करता है। लेकिन अगर आप कैल्शियम की मतलब कैल्शियम प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे स्पेशली एसिडिटी में, तो वो एग्रीवेट कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है या हाइपर कैलीमिया, उसको हम हाइपर कैल्सीमिया भी कहते हैं, ठीक है, यानी कैल्शियम लेवल का रेज हो जाना, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है अल्सर कॉज करने में। तो इसलिए मतलब ये नहीं हम कह सकते कि अगर उस वक्त उसको एसिडिटी फील हो रही है तो वो मिल्क प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्ट इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज या वन ऑफ द एग्रीवेटिंग कॉज ऑफ अल्सर।
माजी में मशहूर था कि चटपटे और मसालेदार खाने मैदे में वर्म या ज़ख्म पैदा करते हैं, मगर जदीद तिब्बी तहकीक से ये पता चला है कि दर्द कुश अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल और एक किस्म के जरासीम जिसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं की वजह से अल्सर का मर्ज़ होता है। ज़्यादा इफेक्ट जो करते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, जैसे आम ज़बान में हम एस्पिरिन या ब्रूफिन वगैरह, ब्रूफिन हमारे कल्चर में ये ब्रूफिन या पेनाडोल ये मेडिसिन जो है ना हमने घर में रखी होती है और बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी आराम से ले लेते हैं। मतलब विदाउट अच्छा सर में दर्द है या फलां दर्द है, ये बॉडी एक्स है, तो ये हम ले लेते हैं अगर लंबे अरसे तक, ठीक है, विदाउट, क्योंकि अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली अगर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी वजह से दे रहे होते हैं तो साथ साथ वो कुछ ऐसी मेडिसिन दे रहे होते हैं कि वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सके। लेकिन अगर आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट एनी जो है ना डॉक्टर के एडवाइस के खुद ही मेडिसिन ले रहे तो डेफिनेटली आप उसको साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक बन सकती है। मैदे के तेज़ाबी मादे हर तरह की ग़ज़ा को घुला देते हैं और पानी ये ग़ज़ा में मौजूद अक्सर जरासीम इन तेज़ाबी मादों की मौजूदगी में ख़त्म हो जाते हैं, मगर कुछ जरासीम इतने सख्त जान होते हैं कि इन तेज़ाबी मादों में भी ज़िंदा रहते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जरसूमा मैदे की तेज़ाबियत से महफूज रखने वाली झिल्ली में बसता है। जब किसी वजह से इस जरसूमे की तादाद बढ़ जाए तो ये निज़ाम मैदे में वर्म या ज़ख्म पैदा करते हैं। अक्सर गर्मियों के मौसम की वजह गर्मियों के मौसम में जो है ना ये तेज़ाबियत के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, एक तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी से पानी का अखराज ज़्यादा हो जाता है, पानी का अखराज ज़्यादा होता है, उतनी हमारी इंटेक नहीं होती, तो उस सिलसिले में भी जो है ना ये एक कॉज हो सकता है। दूसरी बात ये कि अक्सर हम एसिडिक फूड्स ज़्यादा लेते हैं, एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो अगर एक पेशेंट है जिसको पहले ही से जो है ना उसकी स्टमक लाइनिंग जो है ना वो नॉर्मल से थिन है, ठीक है, तो वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा चूँकि गर्मियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा, तो हमारी मूवमेंट भी हम अपनी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब आफ्टर 10-11 o'clock हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर मूव ना करें क्योंकि गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है। फिर हम लेट आवर्स तक जो है ना कोशिश होती है, मतलब लाइफस्टाइल जो है, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि लाइफस्टाइल जो है ना इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर अल्सर, तो वो जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो होती है ये वेदर के साथ रिलेट करके हम इसको भी मतलब ये कॉज कर सकती हैं अल्सर को। कुछ लोग होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होता है कि वो फूड खाने के बाद फ़ौरन खाने के बाद जो है ना उसको गैस का मसला शुरू हो जाता है। उसकी डिफरेंट वजूहत होती है। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि वो खाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो पानी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि खाने के फ़ौरन बाद जो है ना पानी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हम पानी लेते हैं तो कुछ डाइजेस्टिव हार्मोन्स हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए वो होते हैं, तो वो प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से गैस एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी डाइजेस्टिव लाइन में। मैदे की कारकर्दगी का असर इंसानी मूड पर भी होता है। शदीद जहनी दबाव की सूरत के रद्द अमल में मैदा तेज़ाबी मादे ज़्यादा पैदा करने लगता है। जहनी दबाव, गुस्सा, नफ़रत और मायूसी जैसे जज्बात अगर मुस्तकिल रहें तो मैदे की शदीद अल्सर का सबब बनते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता अल्सर प्रोड्यूसिंग में या अल्सर एग्रीवेशन में। डिफरेंट फैक्टर्स है जिसमें एक फैक्टर है स्ट्रेस। जब हम मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे डिफरेंट हार्मोन्स बॉडी सीक्रेट करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ हार्मोन्स हमारे स्टमक के भी है, ठीक है, वो हार्मोन्स जब स्टमक में जाके कुछ ज़्यादा एसिडिटी वो करते हैं, कॉज करते हैं, तो वो एसिडिटी अल्सर कॉजिंग हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग हो सकती है, ठीक है, स्मोकिंग के अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब अल्सर स्पेसिफिकली कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल से एग्रीवेट हुई हुई एक बीमारी है। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी साइड पे जाते जाते, जैसे अगर हम स्मोकिंग को कह दें या सेडेंट्री लाइफस्टाइल या बहुत ज़्यादा फैटी फूड कह दें या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड या इसके अलावा जो है ना स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर जब मिलते हैं तो ये मतलब मोर देन 2 और 3 फैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो ये कॉज करते हैं अल्सर। तेज़ाबियत का मर्ज़ अचानक लाहक नहीं होता, जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता आता है इसी तरह बदतरीज ख़त्म होता है। मुनासिब इलाज और परहेज़ से अल्सर से निजात हासिल की जा सकती है। मरीज़ को ग़िज़ा का इंतखाब, खाने के औक़ात, पानी और ग़िज़ा की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इलाज से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है ना उनकी कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं जिनका वो अगर ख्याल रखें तो मैं कहती हूँ कि मेडिसिन से ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। वो सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल,
ठीक है। कोशिश करें कि आप खाने पीने के फ़ौरन बाद, एक तो खाना पीने के फ़ौरन बाद जो है ना लेटा ना करें, दूसरा खाना खाते हुए एक्टिव पोस्चर में रहें, ठीक है। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं टेक लगा के खाते हैं या जो है ना चेयर पे बैठ के प्रॉपर पोस्चर से नहीं खाते, तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेट एक्टिव रह के खाना खाएं। दूसरी बात ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल अपनी डाइट में प्रॉपर रखें, ठीक है। और फैट्स और मीट का इस्तेमाल जो है ना मिनिमम रखें, ठीक है। और अगर मीट प्रोडक्ट्स वगैरह आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कोशिश करें कि वेजिटेबल या पल्सेस के साथ मिक्स करके यूटिलाइज़